हम चर्चा कर रहे हैं इंटरनेट फ्रॉड की और किस तरह से एक सनसनीखेज मामला नोएडा से आया है, जहां पर इंटरनेट के नटवर लालों ने चूना लगा दिया कई बैंकों को। क्या महज एक मेल आईडी से 50 करोड़ का चूना लगाया जा सकता है? सुनने में शायद यकीन नहीं होता, लेकिन अगर वो मेल आईडी फर्जी हो तो ये जालसाजी मुमकिन भी है। विदेशी बैंकों के साथ साथ दिल्ली और एनसीआर के बैंकों को लगा है एक जोरदार झटका। आप भी देखिए उस करिश्माई मेल आईडी को, जिसे देखकर बैंक भी कच्चा खा गए। इंटरनेट पर ऐसे दर्जनों सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो फेक ईमेल आईडी बनाने की सुविधा देते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर अपनी फ्री सेवाएं देते हैं, जबकि ज्यादातर सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो फेक ईमेल आईडी क्रिएट करने की एवज में कुछ रकम वसूलते हैं। एक बार रकम अदा करने के बाद ये सॉफ्टवेयर किसी भी डोमेन नेम से ईमेल आईडी बनाने की सुविधा दे देते हैं। बस इन ठगों ने इसी बात का फायदा उठाया। फेक ईमेल आईडी बनाने के लिए बदमाशों ने फेक सर्विस मेल प्रोवाइडर्स को बाकायदा रुपए दिए और इसके लिए उन्होंने पेपाल नाम के एक और सॉफ्टवेयर की मदद ली, जिसमें रजिस्ट्रेशन के बाद ये रुपए फेक ईमेलर्स को ट्रांसफर कर दिए गए। इन तमाम कवायद में कोई कमी न रहे, इसके लिए इन बदमाशों ने हर तरह के नकली कार्ड और दस्तावेज तक बनवा डाले। फिर चाहे वो पैन कार्ड हो, चेकबुक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर कुछ और। बदमाश आईडी बैंक को देते और जब बैंक सैलरी अकाउंट खोलने के लिए ऑफिशियल मेल की मांग करता तो इन्हीं फेक ईमेलर से मेल भिजवा दिए जाते और फिर इस तरह बड़ी आसानी से नकली नाम और झूठे पतों पर बड़ी कंपनियों के नाम पर सैलरी अकाउंट खुल जाते। जो हमारी जानकारी में आया वो 130 अकाउंट्स अभी तक 2 दिन में 130 अकाउंट्स फेक की जानकारी हुई है। उसमें HDFC बैंक भी शामिल है, RBS में भी शामिल है, कोटक महिंद्रा बैंक में शामिल है, ICICI बैंक शामिल है उसमें। फर्जी कंपनियों का अकाउंट खोलने के बाद ये फेक आईडी से सैलरी अकाउंट में पैसे डाल देते और ATM से निकाल लेते। ये सब कुछ करीब 6 महीने तक करते ताकि बैंक को यकीन हो जाए कि सैलरी विथड्रॉ कर रहा शख्स जेन्युइन है। और जब इस प्रैक्टिस से अच्छा खासा बैंक स्टेटमेंट तैयार हो जाता, जालसाज लोन की अर्जी लगा देते और फिर लोन हासिल कर रफू चक्कर हो जाते। है कि जो भी आदमी को कंज्यूमर लोन लेना हो वो DSA के सामने पर्सनली अपीयर हो और अपने डॉक्यूमेंट्स दें, उसके फोटो का वेरिफिकेशन हो, उसके डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन हो, उसके बाद DSA क्लियर करे। नंबर 2, वो किसी वेरिफिकेशन एजेंसी को अपॉइंट करते हैं और वेरिफिकेशन एजेंसी जा करके उस एड्रेस पे उसका होम एड्रेस जा करके चेक करेगा। बदमाशों ने इस तरह से अलग अलग बैंकों को करीब 50 करोड़ का चूना लगा दिया। पूरे गोरख धंधे में बैंक के कर्मचारियों की भूमिका शक के घेरे में है। वहीं नटवर लालों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि बैंक के DSA यानी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट भी मिले हैं। ये गैंग वेरिफिकेशन एजेंसी के लड़कों को लोन पास कराने के लिए 50,000 रुपए की रकम देते थे। नोएडा के साइबर क्राइम सेल को तलाश है उस लड़की की जो इस गिरोह में काम करती थी, लेकिन साथियों के पकड़ में आने के बाद फिलहाल वो फरार चल रही है। दूसरी तरफ पुलिस का साफ तौर पर कहना है जांच चल रही है। जांच के दौरान बहुत मुमकिन है कि बैंक के जुड़े कुछ बड़े नाम भी इस गिरोह में शामिल हो सकते हैं, जिनकी पहचान अभी बाकी है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता और भूपेंद्र चौधरी के साथ राम किंकर सिंह, नोएडा, दिल्ली आज तक। तो हम लगातार बात कर रहे हैं नोएडा के सनसनीखेज मामले की। हमारे साथ हमारे गेस्ट मोहित कुमार मौजूद हैं, जो कि एक जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं। मोहित, ये जानना चाहेंगे कि इस केस में अब जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, एक तो कोल्यूजन का एंगल लगता ही लगता है, दूसरी बात ये सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि इतने सारे के सारे अकाउंट्स खुलते चले गए। ये जो शख्स थे जो इस गिरोह को बिलोंग करते थे, ये फॉर्जरी बेहतर करते थे या हैकिंग बेहतर करते थे? किस तरह का माइंडसेट, प्रोफाइल क्या था इन लोगों का? देखिए, ये लोग आप फॉर्जरी ही कह सकते हैं, ये हैकिंग तो नहीं है, क्योंकि हैकिंग के अंदर अगर ये एक्चुअली हैकिंग कहते तो उसमें आपको जिन कंपनी की ये ईमेल आईडी और सैलरी स्लिप दिखाते हैं उसके सर्वर्स पे एक्चुअली इन्हें एक ईमेल आईडी क्रिएट करना पड़ता। वो ये क्रिएट नहीं कर सकते थे क्योंकि वो इनके हाथ में नहीं है, वो तो जो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वही क्रिएट कर सकते हैं।
तो ये लोग क्या करते थे, ईमेल को स्पूफ करते थे। ईमेल को स्पूफ करना बहुत ही इजी है आज के टाइम में, जैसे कि आपने देखा अभी सॉफ्टवेयर्स भी आ चुके हैं और फ्री सर्विसेज भी हैं जो आपकी ईमेल को डिलीवर भी करती हैं और साथ में उसके ऊपर इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाती हैं। जैसे नॉर्मल ईमेल्स आती हैं, स्टार्ड ईमेल हो गई, नॉर्मल इंपॉर्टेंट मेल्स हो गई, उसमें आपके पास टैग भी लगा हुआ आता है और आप उसको कहीं ना कहीं पे देख करके आप कह नहीं सकते हैं ये बात कि ये फोर्ज ईमेल नहीं है, वो बिल्कुल जेन्युइन होती है। आप इनफैक्ट अगर आपकी ईमेल स्पूफिंग की टेक्निक काफी अच्छी है तो आप उस स्पूफ ईमेल पे रिप्लाई बैक भी ले सकते हैं जी। जो हालांकि नॉर्मली अगर आप ईमेल को स्पूफ करेंगे, अगर आप मेरे ईमेल आईडी से किसी आप स्पूफ करेंगे तो आप जब रिवर्ट बैक करेंगे तो वो आनी मुझको चाहिए जी। पर लेकिन हम लोग अगर उसकी हल्का सा कोड में चेंज करते हैं तो वो रिप्लाई बैक मेरे को आने की जगह पे वापस अटैकर के पास आ सकती है जिसने उसको ईमेल भेजा है जी, फोर्ज ईमेल भेजा है, तो उसके पास वो रिप्लाई बैक भी वापस आ सकता है। ये लोग बैंक को ईमेल फोर्ज करके भेजते थे दिखाते हुए कि हम इस कंपनी के ही एम्प्लॉय हैं और ये हमारा ईमेल आईडी है। अगर बैंक अपना कोई डॉक्यूमेंट उस ईमेल आईडी पर वापस भेजता तो वो इनके पास तो मिल ही जाएगा इनको जी। और बैंक को पता भी नहीं चलेगा कि ईमेल एक्चुअली में गलत ईमेल अकाउंट पे गई है जी। इन बैंक वालों का पता नहीं, लेकिन मोहित जहां आप जो बता रहे हो उससे मैं काफी डर रही हूँ। मुझे ये बताइए, बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो मेरी तरह बिल्कुल भी टेक अनसारी नहीं होंगे, जिनको कंप्यूटर का बटन ऑन ऑफ करना और गूगल करना आता है। ऐसे में हम जैसों के लिए बताइए क्या क्या चीजें हैं जो हमें खास तौर से इंटरनेट बैंकिंग के टाइम पर ख्याल रखना होता है और किस तरह से हम लोग अपने अकाउंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, आपको जब इंटरनेट बैंकिंग के लिए कंप्यूटर पे काम करना है तो आप उस कंप्यूटर पे एक तो पब्लिक एक्सेस मना कर दीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी आकर के अपनी पेन ड्राइव लगा करके जा रहा है, काम करके जा रहा है, क्योंकि पेन ड्राइव से, रिमूवेबल मीडिया से वायरसेस और ट्रोजन्स ये एंटर करते हैं आपके सिस्टम में, तो वही वायरसेस और ट्रोजन आपके बैंक अकाउंट को भी स्टील करते हैं। और सेकेंड चीज, आप एक अच्छा एंटीवायरस अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करिए। अपने सिस्टम को, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मोस्टली लोग विंडोज यूज करते हैं, वो लोग विंडोज को जेन्युइन लें, पायरेट्स बे या किसी और ऐसे टॉरेंट की वेबसाइट से डाउनलोड करके ना यूज करें, क्योंकि वो कीज ब्लैक लिस्टेड होती हैं। आपको विंडोज की सिक्योरिटी अपडेट्स आपके सिस्टम पे नहीं आती, आपका सिस्टम स्ट्रांग नहीं बन पाता। एंटीवायरस एक पोर्शन तक कवर करता है, उसके बाद आपका सिस्टम का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम खुद सिक्योरिटी अपडेट्स भेजता है, जिससे आपका सिस्टम सिक्योर रहता है। आपको ये चीजें पहले करनी पड़ेंगी, उसके बाद आप लगातार अपने अकाउंट की, जिससे आप ईमेल पे मतलब आप जिससे यूज करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग को, उसकी लगातार लॉगिन डिटेल्स को चेक करते रहिएगा। अकाउंट सेटिंग्स में होती है, उसको चेक करिएगा कि कोई अनऑथराइज एक्टिविटी तो नहीं हो रही आपके ईमेल अकाउंट से। तो बस आप इतना करेंगे और अपना जो पासवर्ड्स हैं वो अपने सारे पासवर्ड्स अलग अलग यूज कीजिएगा और पासवर्ड को एक फिक्स टाइम इंटरवल जैसे 15 डेज या 1 मंथ के बाद चेंज कर लीजिएगा, ताकि अगर किसी को पता है भी तो वो उस पर लॉग इन ना कर सके। जी, ये मेरे जैसों के लिए सीख है, क्योंकि लगातार कई साल से सेम पासवर्ड चलता रहता है और हम लोगों को जानकारी तक इस बात की नहीं होती। बहरहाल इसका मैं जरूर ध्यान रखूंगी, मैं जाके अपना पासवर्ड चेंज करूंगी और साथ ही साथ दर्शकों से भी कहना चाहूंगी कि अगर आपका पासवर्ड लगातार बड़े अरसे तक चला आ रहा है तो उसको चेंज जरूर कीजिएगा। बहरहाल हमारी एक और कॉलर जुड़ रही हैं, दर्शक जुड़ रही हैं, रानीबाग से रचना। रचना, क्या सवाल है आपका? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है रचना से। फिर से वो लौटेंगी तो हम उनसे जरूर बात करेंगे, उनकी क्वेरी पूछेंगे। तो जिस तरह से मोहित हम बात कर रहे हैं कि अपना पासवर्ड लगातार चेंज करते रहने पर और साथ ही साथ अगर हम अकाउंट डिटेल्स चेक करते रहें तो और जेन्युइन सॉफ्टवेयर लें तो ये सारी समस्याएं दूर